बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो एक ऐसे कमरे में बंद थी जिसके चारों ओर हजारों फोन लगे हुए थे। तभी उसे एक फोन से कॉल आता है जिसमें कोई चिट लगी हुई थी और दूसरी तरफ से एआई जनरेटेड वॉइस उससे कहती है वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड, आपको जैकपॉट लगा है। और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन देने के बाद वो फोन कट हो जाता है, जिसके तुरंत बाद ही एक और फोन से कॉल आता है और उसमें भी उसे सेम आवाज सुनाई देती है। ऐसा 2-3 बार और होता है, पर तभी अचानक से एक फोन को उठाते ही उसके अंदर से पानी निकलने लगता है और वो पानी इतना ज्यादा था कि धीरे धीरे वो कमरा ही भरने लगता है। रीस को कुछ भी समझ नहीं आता और वो पानी में डूबने लगती है। पर तभी वो अपने ऊपर एक कमोड को देखती है जो छत से चिपका हुआ था, तो वो पानी के साथ साथ ऊपर बढ़ने लगती है। पर तभी उसने नोटिस किया कि उसमें तो फ्लश की कोई बटन ही नहीं है। अब जाकर उसे समझ में आता है कि शायद फ्लश ढूंढना ही मिस्ट्री है और फ्लश ढूंढकर ही वो यहाँ से बाहर निकल सकती है। तभी उसे उस चिट का ध्यान आता है, तो वो पानी में डुबकी लगाकर उस चिट को ले आती है और उसे पता चलता है कि ये चिट एक कोड है। और फिर वो उस कोड को वहीं पर लगे हुए किसी एक टेलीफोन में डायल करती है, जिससे वो टेलीफोन खुल जाता है और उसके अंदर उसे फ्लश मिल गया। उस फ्लश को किसी तरह से वो अटैच करती है और जैसे ही वो फ्लश ऑन करती है, सारा पानी उस कमरे के नीचे चला जाता है और इस तरह से रीस की जान बच जाती है। पर कुछ मिनट के बाद हमें पता चलता है कि ये तो बस एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। एक्चुअल में रीस उस कमरे में नहीं है, वो तो एक ई गेम स्टोर में है, जहाँ पर वो अपना वीआर बॉक्स हटा करके इस गेम से एग्जिट ले लेती है और फिर यहाँ से निकल कर वो सीधा अपने घर पहुंची। और घर आकर जब वो अपने डैड के साथ बात करती है तो हमें पता चलता है कि रीस की मॉम नहीं है। जब वो बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम दुनिया छोड़कर चली गई थी। तभी अचानक से उनका बल्ब ब्लिंक करने लगता है और एकदम से ही चला जाता है। हमें पता चलता है कि सिर्फ उनके घर में ही नहीं बल्कि पूरे सिटी में ही लाइट चली गई है। रीस के डैड मैक्स उसे बताते हैं कि ये एक तरह की पहल है। एक्चुअल में गवर्नमेंट ने जानबूझकर के लाइट काटी है ताकि हम लोग इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थोड़ा सा दूर रहें और आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें। रीस को भी अपने डैड की यह बात समझ में आती है, तो वो दोनों बाप बेटी साथ बैठकर अपनी पुरानी मेमोरीज को ताजा करने के लिए आईपैड पर पुरानी फोटोज देखने लगते हैं। अब आईपैड भी तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है अंकल। खैर जो भी हो, कुछ देर के बाद रीस जब वहां से निकलती है तो वो स्टोर रूम में एक बुक देखती है जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स था। उसे पता चलता है कि ये बुक तो उसके ही ग्रैंडफादर ने लिखी थी और उस बुक के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन थे, जिन इंस्ट्रक्शन को जब रीस फॉलो करती है तो वो एक रेडियो का सेटअप बना देती है और तभी अचानक से उसका कनेक्शन उसके ग्रैंडफादर से एस्टेब्लिश हो जाता है। दूसरी तरफ से उसके ग्रैंडफादर उससे बताते हैं क्या हुआ, उस तरफ लाइट चली गई है क्या? रीस पूछती है कि आखिर आपको यह बात कैसे पता चली और आप इस समय पर हो कहाँ? उसके ग्रैंडफादर उससे बताते हैं कि वो पहाड़ों में है और इस चीज के बारे में उन्हें बहुत पहले ही पता था। एक्चुअल में लाइट का कटना गवर्नमेंट की कोई पहल नहीं है, बल्कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के अटैक का असर है और इस वजह से न केवल उसकी सिटी की बल्कि पूरे वेस्टर्न एरिया की लाइट कट चुकी है और बहुत ही जल्द उनकी पूरी कंट्री इस चीज का शिकार हो जाएगी और इससे एक तरह से पृथ्वी का अंत होने वाला है। क्योंकि आज के इस समय पर जहाँ पर पूरी कंट्री इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड हो चुकी है और सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है और लोगों को जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो वो पागल होने लगेंगे और एक तरह की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अगर उन्हें इन सब चीजों का शिकार नहीं होना है तो वो जल्दी से जल्दी मेरे पास पहाड़ों में चले आए, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारी सप्लाईज लेकर रखी हैं और हमें यहाँ पर किसी भी चीज की कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। कॉल कट करने से पहले ग्रैंडफादर उसे एक मैप के बारे में बताते हैं जो उन्हें वहां तक आने में मदद करेगा। इसके साथ साथ वो उसे एक रेडियो के बारे में बताते हैं, पर वो रेडियो सिर्फ तभी वर्क करेगा जब वो अपने ग्रैंडफादर से 5 मील की दूरी के अंदर अंदर होंगे। अगले दिन रीस सुबह ये बात अपने डैड को बताती है, पर उसके डैड इन सब बातों पर बिलीव नहीं कर रहे थे। तो रीस किसी तरह से उन्हें ग्रैंडफादर से बात करने के लिए मना लेती है और जब वो अपने फादर से बात करते हैं तो उसके फादर आने वाली सारी मुसीबतों के बारे में उसे समझाते हैं और उसे अवेयर करते हैं कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है, तुम एक बार बाहर निकल कर देखो, बाहर जो हाल होगा ना इससे कहीं गुना गंदा हाल होने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। ठीक ऐसा ही कुछ हाल बाहर हो भी रहा था। काफी समय से इलेक्ट्रिसिटी ना आने की
की वजह से लोग पुलिस पर गुस्सा कर रहे थे और लोग तो कहीं से भी देखने में नॉर्मल नहीं लग रहे हैं, जैसे मानो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कोई नशा हो और वो उन्हें अब मिल नहीं रहा है, इस वजह से वो पागल हो रहे हैं। मैक्स को ये बात समझ आ जाती है तो वो रीस के साथ यहाँ से निकलने के लिए चल देता है। उनका रास्ता काफी लंबा होने वाला था, इसलिए वो एक सुपरमार्केट में रुकते हैं ताकि वो अपने रास्ते के लिए कुछ सप्लाईज ले सके। पर सुपरमार्केट की हालत देखकर वो हैरान रह जाते हैं। वहाँ पर लोग खाने पीने की चीजें लेने के लिए एक दूसरे पर ही टूट पड़ रहे थे। ये देखकर मैक्स काफी डर जाता है तो वो रीस को वहां से निकालकर ऐसे ही आगे का रास्ता तय करने लगता है। रास्ते में वो देखते हैं कि वो केवल अकेले नहीं है, उनके जैसे बहुत सारे लोग इस सिटी को छोड़कर जा रहे हैं और तभी रास्ते में एक एक्सीडेंट हो जाता है। इस वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है, पर अब तक लोगों का पेशेंस लेवल भी इतना खराब हो चुका है कि कोई वहां पर रुकना नहीं चाहता। उनमें से एक बंदा कार को हिट करके वहां से भाग जाता है। इस वजह से रोड का ब्लॉकेज भी खुल गया और सभी लोग उसके पीछे पीछे अपनी कार लेकर निकलने लगते हैं। रीस ये सब देखकर काफी घबरा जाती है, पर वो दोनों रास्ते में कहीं रुकते नहीं और अपना सफर तय करने लगते हैं। इसी बीच रीस कार में सो जाती है, पर जब उसकी आंख खुली तो वो अपने डैड से कुछ बात कर रही थी कि तभी उनके डैड का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उनकी कार जंगल में एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। इस वजह से दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और जब अगली सुबह दोनों की आंख खुली तो वो देखते हैं कि रीस को एक छोटी सी हेड पर इंजरी आ गई है, पर उसके डैड मैक्स कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है और वो ठीक है। जिसके बाद वो पैदल ही अपना सारा सामान लेकर आगे का रास्ता तय करते हैं और इस बीच मैक्स ठीक से चल नहीं पा रहा था। रीस जब ये देखती है तो उसे थोड़ा शक होता है, पर फिर भी वो कुछ खास कहती नहीं। लेकिन कुछ दूर जाकर मैक्स की हालत बिगड़ने लगती है और अब तो वो एक कदम भी नहीं चल पा रहे थे। तभी रीस को मैक्स पर शक होता है तो वो उसे अपनी चोट दिखाने के लिए कहती है, पर मैक्स इस बात के लिए बार बार मना कर रहा था तो रीस उसे फोर्स करने लगती है। पर जब मैक्स अपनी चोट दिखाते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें बहुत सीरियस इंजरी हुई है। ऐसी इंजरी में तो कोई एक कदम भी नहीं चल सकता, पर फिर भी उन्होंने इतना रास्ता तय किया। इसी वजह से कुछ दूर जाते ही मैक्स रास्ते में ही बेहोश हो जाता है। रीस ये देखकर काफी घबरा जाती है और वो इधर उधर हेल्प मांगने लगती है। तभी उसकी नजर एक घर पर पड़ी और वहां पर उसे एक बंदा दिखाई देता है। वो उसे लेकर जंगल में आती है और वो दोनों अपने साथ मैक्स को उठाकर उसके घर ले आते हैं। वो मैक्स का ट्रीटमेंट करने की बहुत कोशिश करता है, पर मैक्स की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और एक पल के बाद तो मैक्स की धड़कनें धड़कना भी बंद हो जाती हैं और इस तरह से रीस के डैड भी उसका साथ छोड़कर चले जाते हैं। रीस को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो टूट जाती है और अब रीस अकेली ही अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो आदमी भी इस काम में उसकी हेल्प करता है और वो दोनों अब आगे का रास्ता तय करते हैं। पर तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिससे मदद की जरूरत थी। ये देखकर वो आदमी रीस को कार में छुपने के लिए कहता है, क्योंकि क्या पता वो इंसान खतरनाक भी हो, और वही होता है जिस बात का डर था। वो इंसान उस आदमी को गोली मारकर उसकी कार छीन लेता है जिसमें रीस छुपी हुई थी। कुछ दूर जाकर वो उसकी गाड़ी को एक ऐसी जगह पार करता है जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी और वो उनमें से एक गाड़ी से गैसोलीन चुराने लगता है कि तभी अचानक से एक हंटर उसे शूट करके मार देता है। इस बात का फायदा उठाकर रीस वहां से भागने लगती है, पर वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाती और वो हंटर उसे पकड़ लेता है। रीस की जब आंख खुलती है तो उसके सामने एक अजीब सी ओल्ड वुमन थी जो उसे बताती है कि वो उसकी पब्लिक प्रॉपर्टी में घुस आई थी। इस वजह से रीस को इस बात की सजा मिलेगी और वो रीस को अपने पास बंद करके रखेंगे। रीस उन्हें समझाती है कि वो यहाँ पर नहीं आई है और उसे यहाँ पर रुकना भी नहीं है, वो तो यहाँ से निकलना चाहती है, पर वो ओल्ड वन उसे जाने ही नहीं देती और उसे एक स्टोर रूम में बंद कर देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं वो हंटर उसी ओल्ड मैन का बेटा था और उस हंटर का भी एक बेटा होता है जिसका नाम क्विज था और वो हंटर एक पत्थर दिल इंसान होता है जो अपने बेटे को बहुत पीटता था। एक दिन जब रीस वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी कि तभी हंटर उसके पीछे पड़ जाता है और कुछ दूर जाकर वो हंटर उसे पकड़ भी लेता है। जिसके बाद रीस की आंख एक पेड़ पर खुलती है जहाँ पर एक बैग के अंदर उसे भर कर रखा गया था। तभी कुछ देर बाद वहाँ पर एक भालू आता है जो उस बैग के अंदर से रीस को खाने की कोशिश करता है, पर तभी हंटर उस भालू को शूट करके मार देता है। हमें पता चला कि रीस को चारे की तरह रखा गया था, उनका असली मकसद तो भालू को पकड़ना था। उस दिन के बाद से ही वो रीस को स्टोर रूम में बंद करके रखते हैं और दरवाजा बस उसे खाना देने के लिए ही खोला जाता है। ऐसे करते करते काफी दिन बीतते जाते हैं और एक दिन रीस की मुलाकात क्विंस से होती है। क्विंस उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था। वो रीस की बात सुनता है, अपने डैड के लिए माफी मांगता है और उसे खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी देता है।
जिसके बाद रीस उससे यहाँ से बाहर निकलने के लिए हेल्प मांगती है और इस बात के लिए वो उसे एग्री भी कर देता है। जिसके अगले ही दिन वो दोनों वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही उन दोनों से तंग आ चुके थे और उनकी मार अब और नहीं झेलना चाहते थे। पर ये बात जब हंटर को पता चलती है तो वो उनका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाकर उन्हें ये बात तो समझ में आ जाती है कि वो हंटर से तेज नहीं भाग सकते, तो वो पानी में ही छिप जाते हैं। ये देखकर हंटर को लगा कि शायद वो दोनों यहाँ पर आए ही नहीं, तो वो दूसरी डायरेक्शन में उन्हें ढूंढने के लिए चला जाता है। पर पानी के अंदर इनके सांस टूटने लगती है और ये तुरंत ही पानी के बाहर आ जाते हैं। ये बात हंटर पीछे से नोटिस कर लेता है और एक बार फिर से वो उन्हें पकड़ लेता है। इस बीच गलती से हंटर की गन रीस के हाथ लग जाती है, पर वो उसे शूट नहीं कर पा रही थी। इसमें उसे काफी डर लग रहा था, पर जब उसे ये बात रियलाइज होती है कि अगर उसने शूट नहीं किया तो हंटर अपने बेटे को पीट पीट करके मार देगा, इसलिए वो गन उठा लेती है और हंटर पर निशाना करने लगती है। पर तभी अचानक से एक गोली हंटर को लगती है और हमें पता चलता है कि ये गोली उसके ही ग्रैंडफादर ने चलाई थी। इतने समय के बाद रीस अपने ग्रैंडफादर को देखकर बहुत खुश होती है और वो उन्हें गले लगा लेती है। मूवी के एंडिंग में रीस, क्विंस और उसके ग्रैंडफादर एक फैमिली की तरह साथ में पहाड़ों में रहने लगते हैं। और तभी एक दिन क्विंस अपने टैब में देखता है कि शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी कट की प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की मूवी रेडियो फ्लैश। तो आप मुझे बताओ, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप सिटी में इलेक्ट्रिसिटी के टेक्नोलॉजी के बीच में रहना पसंद करोगे या फिर पहाड़ों में एकांत में नेचर के बीच रहना पसंद करोगे, नीचे कमेंट करके आप अपना आंसर जरूर बताइएगा। और मैंने तो अपना आंसर डाल भी दिया है, पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसको करने में बस आपको 1 सेकंड लगेगा, पर इसके पीछे हमारी पूरी 2 दिन की मेहनत होती है। और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है, इसको करने से आपको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं।